गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाएं और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो कैसे हो आप सभी? आ जाएं। अच्छा, ऑडियो और वीडियो अगर ठीक है तो जल्दी से आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बता देंगे सब कुछ बढ़िया है। चलो बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, हम सभी पढ़ रहे थे यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स, उसी को ही हम सभी यहाँ पर आगे की क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। आज और कल में ये जो पूरा टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो कई बार आपको ये भी लग रहा होगा कि ये कब खत्म होगा, तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर यह खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में। और चलिए और आप सभी बच्चों से मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा समझने के ऊपर आप सभी जोर देना, क्योंकि इसकी A4 साइज की PDF बन चुकी है जो कि अपलोड हो जाएगी आज। ठीक है, और अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो आप सभी मुझसे यहाँ पर पूछ लेना। ठीक है, ओके, चलो तो शुरू करें यहाँ पर। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, अब न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो भाई न्यूक्लियस केंद्रक का क्या मतलब है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बच्चों यहाँ से तो आवाज बिल्कुल सही है, देखना एक बार चेक कर लेना। एकदम बढ़िया है बच्चों, यहाँ तो एकदम बढ़िया आवाज चल रही है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास एक कोशिका है और कोशिका के बीच में हमको क्या दिखाई दे रहा है? केंद्रक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, केंद्र में दिखाई दे रहा है, इसीलिए क्या हो गया? केंद्रक यहाँ पर हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम सभी यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले तो एनिमल सेल, जिसको हम सभी कहते हैं जंतु कोशिका। क्या कहेंगे? जंतु कोशिका। आ रही है, अब देखो आवाज आ रही है? ग्लिच आ रहा है साउंड में। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत अच्छे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं यहाँ पर। चलो बच्चों तो शुरू करें यहाँ पर। सबको सुनाई दे रही है? आवाज ओपन होगी? ठीक है, तो अब सब कुछ ठीक है। ओके, अब चलो पढ़ाई पे के ऊपर हम सभी फोर्स करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जंतु कोशिका और दूसरी तरफ आता है यहाँ पर प्लांट सेल। दूसरी तरफ क्या आएगा? प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। पादप कोशिका, ठीक है, पादप कोशिका। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजों को आपको समझना होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम किसी भी जंतु कोशिका को देखते हैं तो जंतु कोशिका में हम सभी क्या देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है यानी जो केंद्रक होता है वो कहां पर पाया जाएगा? सेंटर में पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप किसी पादप कोशिका को देखते हो तो पादप कोशिका में क्या होगा कि जो केंद्रक होता है वो किनारे की ओर पाया जाता है। कहां पर पाया जाएगा? पेरीफेरल यानी किनारे की ओर पाया जाता है। ठीक है, डन बच्चों यहां तक? ओके, तो सबसे पहले हम सभी यहां पर बात करेंगे कि केंद्रक की अगर बात हो रही है तो जो भी यहां पर न्यूक्लियस होता है जंतु कोशिका में बिल्कुल बीचों बीच होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं पेड़ पौधों के बारे में तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसपे किसी भी कोशिका को अगर आप देखो तो केंद्रक किनारे की ओर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर हम बढ़ते हैं, आगे यहां पर चलते हैं। जब कभी भी हम लोग केंद्रक को यहां पर देखते हैं, किसी भी न्यूक्लियस को यहां पर देखते हैं तो न्यूक्लियस ना 4 भागों में बटा हुआ होता है।
किसमें बटा हुआ है? 4 भागों में यहाँ पर न्यूक्लियस बटा हुआ होता है। ठीक है, उसकी संरचना को हम सभी यहाँ पर देखेंगे तो न्यूक्लियस 4 भागों में यहाँ पर हमें बटा हुआ दिखाई देता है। पहला होता है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम सभी केंद्रक कला कहते हैं। दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम सभी केंद्रक रस कहते हैं। फिर आता है क्रोमेटिन थ्रेड्स, जिसको हम सभी क्रोमेटिन धागे कहते हैं। और सबसे लास्ट में आता है न्यूक्लियोलस, जिसको हम सभी केंद्रिका के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मली देखो तो जो भी हमारा न्यूक्लियस होता है वह 4 भागों में यहाँ पर बटा हुआ होता है। अब चलो इसको एक एक करके हम सभी यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले जब हम किसी भी केंद्रक को देखते हैं तो केंद्रक चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, और उसी को हम सभी क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सेल 2 तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो सबसे पहले मेन डिफरेंस होता है, जो मुख्य अंतर होता है, वह किस बात की होती है कि जो प्रोकैरियोटिक होगी उसमें कभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर आप बात करो, केंद्रक कला की अगर आप बात करो, तो वो नहीं पाया जाता किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जबकि अगर आप किसी भी यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में आप देखोगे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो केंद्रक कला होती है वो बहुत ही अच्छे से वेल डिफाइंड होती है, बहुत अच्छे से बनी हुई होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ा कि जो भी हमारी सेल होगी, सेल के बीचों बीच हमें न्यूक्लियस दिखेगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला यहाँ पर दिखाई देता है। हाँ, झिल्ली है, इसका मतलब झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली। ठीक है, डन बच्चों? ओके, अब जब हम केंद्रक को यहाँ पर देखते हैं तो केंद्रक के बीच में यहाँ पर क्या भरा हुआ होता है? तो आंसर करना, कुछ द्रव्य पदार्थ यहाँ पर भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? यहाँ पर कुछ द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है। तो जब आप किसी भी न्यूक्लियस को यहाँ पर देखोगे तो न्यूक्लियस में जो द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से यहाँ पर जानते हैं। किस नाम से जानेंगे बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी हमारा न्यूक्लियस होगा उसके अंदर जो द्रव्य होगा उसको हम सभी न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। सिंपल सा मतलब है। इसको कैसे समझ सकते हो आप? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो मतलब केंद्रक, प्लाज्म मतलब रस, केंद्रक रस के नाम से आप सभी इसे जान सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बात करते हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे कि जब कभी भी हम न्यूक्लियस को देखते हैं तो यहाँ पर आप सभी ध्यान से देखो, आपको कुछ थ्रेड की तरह, यहाँ पर कुछ धागे की तरह संरचना दिखाई दे रही है। कुछ धागे की तरह यहाँ पर संरचना दिखाई दे रही है। देखो देखो, है ना, धागे की तरह संरचना कुछ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो धागे की तरह यहाँ पर संरचना दिखाई देती है इसे हम सभी क्या कहते हैं? क्रोमेटिन धागे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम सभी क्रोमेटिन धागे हम सभी इसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि भाई ये क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं, ये क्रोमेटिन थ्रेड्स एक्चुअली होते क्या हैं? तो आपको जान के ये बड़ी हैरानी होगी कि क्रोमेटिन धागे एक्चुअली में है क्या? डीएनए। यही क्या है? डीएनए। तो डीएनए की अगर आप बात करो तो जो डीएनए होता है ना वो कैसा होता है? यहाँ पे धागे के रूप में दिखाई दे रहा है और इसी को हम सभी क्या कहेंगे? क्रोमेटिन धागे यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, और साथ में आप सभी क्या देखोगे कि डीएनए के साथ साथ हमें यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है यहाँ पर? तो आंसर करना है कि हमें यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी दिखाई देता है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि यह बताइए कि जो क्रोमेटिन धागे हैं वह किसके बने हुए हैं? आंसर करना, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए ही तो है। ठीक है, और उसी से हमारा क्या बना है? क्रोमेटिन धागे। ठीक है, समझ आ गया? तो जब हम यहाँ पर किसी भी न्यूक्लियस को देखते हैं तो वहां पर डीएनए धागों की तरह दिखाई देता है, थ्रेड की तरह दिखाई देता है, और उसी को हम सभी क्या कहेंगे? क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन धागे। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम यहाँ पर न्यूक्लियस को देखते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी हमें एक डार्कर भाग दिखाई देता है। एक क्या दिखाई देता है? यहाँ पे डार्कर भाग यहाँ पर दिखाई देता है। एक थोड़ा सा गाढ़ा या डार्क भाग हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये जो डार्क भाग हमें दिखाई देता है इसको हम सभी क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं, यानी केंद्रिका के नाम से हम सभी इसे जानते हैं।
अब ये केंद्रिका क्या होती है कि भाई देखो, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में भी एक डार्क वाला भाग, वही क्या हो गया हमारा यहाँ पर केंद्रिका, वही क्या हो गया यहाँ पे केंद्रिका। अब केंद्रिका जो है ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कैसे कि कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी जो केंद्र में पाया जाता है उसका नाम बताइए, तो आंसर करेंगे केंद्रिका। देखो केंद्रक और केंद्रिका दो अलग अलग शब्द हैं। केंद्रक आप सभी को पता है, अब उसमें एक भाग आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर केंद्रिका, ठीक, थोड़ा सा डार्क भाग यहाँ पर होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की अगर आप बात करो तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कि यह राइबोसोम्स बनाता है। ये क्या करता है यहाँ पर, चुपचाप बैठ करके राइबोसोम्स बनाता है। और आप सभी को पता है ना राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। यहाँ पे जो प्रविंद कुमार है बेटा, मैं आपको लास्ट टाइम कह रही हूं, अगर आपने दोबारा इस तरह का मैसेज किया तो मैं आपके कमेंट को ना ब्लॉक में डलवा दूंगी, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस नहीं है आपका, फालतू की बकवास कर रहे हो, पढ़ाई पे फोकस करो, समझने पे फोकस करो, ठीक है। तो इस तरह से करके आप मेरी क्लास खराब कर रहे हो। मेरे साथ मेरे फाउंडेशन बैच वाले बच्चे हैं जो बहुत ही मुश्किल से उनकी क्लास यहाँ पे शुरू हुई है, तो सबको पढ़ने दो, ठीक है। आपको किसी और से पढ़ना है, आप किसी और से पढ़ सकते हो। ऐसे पढ़ाओ, वैसे पढ़ाओ, ऐसे करो, ये सब मुझे पसंद नहीं आता। फिर मैं ब्लॉक करवा दूंगी, मुझे 1 मिनट लगेगा और मुझे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। लॉस किसका होगा, आपका, ठीक है। प्रविंद कुमार जी समझ आ गया होगा आपको अब मेरी बात। आइंदा से इस तरह के फालतू के मैसेज मत करना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब हम यहाँ पर किसी भी न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर भी हमें एक डार्क भाग दिखाई देता है। थैंक यू सभी बाकी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू। चलो अब पढ़ाई करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर भी हमें यहाँ पर एक डार्क भाग दिखाई देता है और ये जो डार्क भाग होता है ना इसको हम सभी कहते हैं न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। और यहाँ पर हम सभी क्या देखेंगे कि ये धीरे धीरे करके राइबोसोम भी यहाँ पर बनाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट कि अब जो राइबोसोम है वो प्रोटीन भी तो बनाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि यह बताओ कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कौन सा भाग है जो राइबोसोम और प्रोटीन बनाता है, तब आपको क्या आंसर करना है कि न्यूक्लियोलस। ठीक है, समझ आ गया, डन है यहां तक। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि जब कभी भी हम किसी भी न्यूक्लियस को देखते हैं तो यह 4 भागों में यहां पर बने हुए होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला। दूसरे नंबर पर आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक रस। तीसरे नंबर पर आते हैं क्रोमेटिन थ्रेड यानी क्रोमेटिन धागे। और चौथे नंबर पर क्या आता है, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। ठीक है, सिंपल सी बात है, केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी झिल्ली जो कि न्यूक्लियस को ढकती है। तो जो भी हमारा न्यूक्लियस होगा उसके चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाएगी उसी को हम सभी क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला कहेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक रस, कि केंद्रक के अंदर जो रस भरा है, जो द्रव्य पदार्थ भरा है, उसको हम सभी कह रहे हैं केंद्रक रस। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पे क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन धागे। ठीक है, क्रोमेटिन धागे की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में क्रोमेटिन धागे क्या है कि जो भी हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें जो भी धागे जैसा भाग दिखाई दे रहा है, जो एक्चुअली में क्या होगा, तो आंसर करना डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होगा और यही आगे जाकर के डीएनए बनाएगा। तो उसी को हम सभी क्या कहते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से यहाँ पर जानते हैं। सबसे लास्ट आता है न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। तो न्यूक्लियस को जब आप देखते हो तो न्यूक्लियस के बीच में आपको कुछ डार्कर भाग दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा, कुछ डार्क भाग दिखाई देगा। तो ये जो डार्क भाग दिखाई देता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम सभी क्या कहते हैं, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और जो न्यूक्लियोलस होता है वह क्या काम करेगा यहाँ पर, तो आंसर करना कि बैठ के चुपचाप वो राइबोसोम और प्रोटीन को बनाता है। बस बात खत्म, क्लियर है, डन यहां तक, समझ आ गया। मैम न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस दोनों ही इसके अंदर होंगे, हाँ न्यूक्लियस के अंदर होंगे। मैम न्यूक्लियोलस समझा दीजिए एक बार और। तो देखो हैप्पी, देखो बेटा हैप्पी मैंने आपको पहले भी बोला है एक बात, जैसे एक बच्चे ने बोला कि मैम राइबोसोम के बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ाओ। बेटा अभी हम राइबोसोम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। तुम लोग टॉपिक पे क्यों नहीं स्टक रहते हो, राइबोसोम दूसरा है ना, राइबोसोम अलग है। यहाँ पे राइबोसोम हमें नहीं पढ़ना बेटा, यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कि भाई जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम बनाता है, अभी यहीं तक रहना है। राइबोसोम इसके बाद पढ़ेंगे ना,
कि राइबोसोम क्या है, कितने प्रकार का होता है, कितना भारी होता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, ये सब बाद में आएगा। ओके, एक एक टॉपिक वाइज चलना है, ऐसे नहीं करना है कि भागा दौड़ी में सब खराब कर दिया आपने। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ आ गई सभी को? चलिए, अब बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर पूछा जाता है आगे कि भाई ये बताइए कि अगर मैं यहां पे ये कहूं कि सबसे पहले खोजा जाने वाला कोशिकांग कौन सा है, अगर यहां पे आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले खोजा जाने वाला कोशिकांग कौन सा है, सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसकी सबसे पहले खोज हुई थी, अगर ऐसे प्रश्न पूछा तब आंसर क्या करेंगे, न्यूक्लियस। तो वन लाइन में भी इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं कि सर्वप्रथम खोजा जाने वाला कोशिकांग केंद्रक ही था, दूसरे नंबर पर किसने खोजा, फिर क्या कहेगा यहां पर, किसने खोजा, भाई ये बताइए यहां पर। तो आंसर करना है कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी, तो आंसर करना रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो कई बार पूछते हैं मैम कौन सा खाना खा के इन्होंने की थी, है ना, तो इसीलिए उन सभी बच्चों के लिए मैंने बता दिया है कि ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, ठीक है, और एक वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है। पर ये सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि यह बताइए कोशिका की खोज किसने की थी, और आपको क्या आंसर करना है यहाँ पे, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डन, समझ आ गया यहां तक? ओके, तो सबसे पहली बात आती है कि जब हम किसी भी सेल को देखते हैं तो जो भी सेल हमारी होती है, जो भी कोशिका हमारी होती है, उसमें सबसे पहले किस कोशिकांग को खोजा गया था, तो आंसर क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हमने न्यूक्लियस की ही खोज की थी। और दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाएगा, यह बताइए कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो आंसर करना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने ही यहाँ पर इसकी खोज की थी। ठीक है, डन। आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो कहता है कि यह बताओ कि जब हम न्यूक्लियस का अध्ययन करते हैं, जब कभी भी हम यहाँ पर केंद्रक का अध्ययन करते हैं, न्यूक्लियस की स्टडी यहाँ पर करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आंसर करना कि जब कभी भी हम न्यूक्लियस का अध्ययन करते हैं, जब हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम सभी कार्योलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कार्योलॉजी के नाम से हम सभी इसे जानते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहां तक? डन, क्लियर है? कोई भी दिक्कत यहां तक जल्दी से पूछो, कोई भी दिक्कत है तो जल्दी से यहां पर आप पूछो। हो गया डन ना? देखो तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या, सबसे पहले खोजा जाने वाला कोशिकांग कौन सा है, न्यूक्लियस। फिर क्या बोलेगा कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक के अध्ययन को यानी कि न्यूक्लियस की स्टडी को क्या कहा जाता है, कैरियोलॉजी के रूप में यहां पर जाना जाता है। ठीक है, डन बच्चों? ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कई बार हमसे ये पूछ लेता है, जैसे नॉर्मली अगर आप देखो कि भाई एक हमारा कोई भी कोशिका है और कोशिका में हमें एक केंद्रक दिखाई दे रहा है, तो नॉर्मली अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, एक यहां पर कोशिका है और कोशिका के अंदर यहां पर क्या है, एक हमें न्यूक्लियस दिखाई देता है नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली एक न्यूक्लियस यहां पे दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जा रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना यहाँ पर, कभी कभी ऐसा होता है ना यहाँ पर कि जो भी हमारा सेल है उसमें आप देखते हो कि कई बार न्यूक्लियस ही नहीं पाया जा रहा। जैसे आप सभी ने नाम सुना होगा आरबीसी के बारे में, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में सुना है ना, है ना। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनकी अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो लाल रक्त कणिकाएं होंगी वो जब मैच्योर हो जाती हैं, जब वो परिपक्व यहाँ पर हो जाती हैं, तो आप सभी क्या देखेंगे कि उसके अंदर न्यूक्लियस दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, आप सभी प्लेटलेट्स का नाम सुने हो, प्लेटलेट्स का नाम सुने हो, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की अगर आप बात करो तो इसमें भी आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मली तौर पर हर केंद्रक में, हर सेल में आपको एक केंद्रक दिखाई देगा, एक न्यूक्लियस दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर लाल रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट्स के बारे में, तो इनमें हमें केंद्रक नहीं दिखाई देता है। ठीक है,
हाँ मैम, ये खून का थक्का भी बनाता है। हाँ बहुत बढ़िया। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे चलते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि किसी किसी सेल को अगर हम देख रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी दिखाई दे सकते हैं, ऐसा भी कई बार होता है। ठीक है, तो आंसर आपको करना है यहां पर बच्चों, पढ़ाई पे फोकस कर लो। है इधर उधर के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, पढ़ाई पे थोड़ा फोकस कर लो। ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट ऑफ करके मुझे पढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, जो टॉपिक चल रहा है उसके वो नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीजें पढ़ लेनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ हमारे शरीर में तो नहीं, पर कुछ ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनकी एक कोशिका के अंदर हमें बहुत सारे केंद्रक दिखाई दे सकते हैं। जैसे यहां पर हम सभी बात करेंगे स्लाइम मोल्ड के बारे में। किसके बारे में? स्लाइम मोल्ड के बारे में। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये स्लाइम मोल्ड क्या होता है? तो आंसर करना है कि जैसे हम फंजाई के बारे में बात करते हैं, हम कवक के बारे में बात करते हैं, तो जो कवक होता है ना, ठीक है, जो कवक यहां पर होगा उसी में का एक उदाहरण है स्लाइम मोल्ड। और इसके अगर आप एक कोशिका को निकाल करके देखो तो यहां पर आपको बहुत सारे केंद्रक दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलो इसको भी हम सभी एक बार यहां पर समझते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो यहां पे क्या लिखा है कि सामान्य तौर पर एक यूकैरियोटिक कोशिका में केवल एक केंद्रक ही होता है, लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, तो इनमें आप सभी क्या देखोगे कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन कभी कभी जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करोगे तो उनमें हमें बहु केंद्रक देखने के लिए मिलता है, यानी 2 या 2 से ज्यादा केंद्रक हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, डन बच्चों, समझ आ गया? क्लियर है? बस न्यूक्लियस खत्म, न्यूक्लियस खत्म। ठीक है, तो हम सभी ने यहाँ पर क्या देखा सबसे पहले कि जो भी यहाँ पे हमारा केंद्रक होता है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाएगा। जंतु कोशिका में केंद्रक केंद्र में पाया जाएगा, जबकि पादप कोशिका में पेरिफेरल किनारे की ओर पाया जाता है। फिर हमने देखा कि सामान्यतः अगर आप देखो तो कोशिका में एक ही केंद्रक हमें बीच में दिखता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है, तो उन सभी की अगर आप बात करो तो उसमें आप देखोगे कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं कि स्लाइम मोल्ड की अगर आप बात करो तो स्लाइम मोल्ड एक ऐसा जीव है जिसकी एक कोशिका में 2 या 2 से ज्यादा आप सभी यहाँ पर न्यूक्लियस देख सकते हो, बहुकेंद्रिक न्यूक्लियस यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर आता है नेक्स्ट पॉइंट संरचना, कि भाई जो भी हमारा न्यूक्लियस होता है वह 4 भागों में बटा होता है, केंद्रक कला, केंद्रक रस, क्रोमेटिन धागे और केंद्रिका। और फिर सबसे लास्ट में आता है कि यह बताइए कि सर्वप्रथम खोजा जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? केंद्रक। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैरियोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, डन बच्चों, क्लियर है? चलो बहुत अच्छे। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, और अब हम यहां पर बात करेंगे अंतःप्रदव्य जालिका के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब सभी हम यहां पर? अंतःप्रदव्य जालिका के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अंतःप्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर ना कुछ चित्र दिखा देती हूं। ठीक है, कुछ यहां पर चित्र दिखा देती हूं। ठीक है, तो उसको देख करके आप लोग थोड़ा अच्छे से और समझ पाओगे। जब आप किसी भी कोशिका को देखते हो तो कोशिका के अंदर आपको कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देती है, और इसे हम सभी कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं इसको हम सभी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी में अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जैसे ये हो गया हमारी यहां पर एक सेल। ठीक है,
और बीच में यहां पे हमारा हो गया न्यूक्लियस। तो जब हम यहां पर बढ़ेंगे आगे तो न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ इस तरह की संरचना हमें दिखाई देगी, कुछ इस तरह की संरचना हमें यहां पर यह दिखाई देगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को चित्र में दिखाया था, कुछ इस तरह की संरचना यहां पर दिखाई देगी और यही क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब जो भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह एक ट्यूबुलर नेटवर्क बनाता है। ये क्या बनाता है, यहां पर एक ट्यूबुलर नेटवर्क बनाता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कुछ इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया। तो ये क्या है, छोटी छोटी सी ट्यूब जैसी संरचना है। कैसी है ये, यहाँ पर छोटी छोटी सी ट्यूब जैसी यह संरचना यहाँ पर है। ठीक है, और ये जो ट्यूब जैसी संरचना है ये कहाँ पे पाई जा रही है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जा रही है। तो यही से आपसे एक प्रश्न और पूछ लेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, या दोनों में पाया जाता है। और आपको सीधे सीधे आंसर करना है कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में ही हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देता है और ये ट्यूब की तरह होता है। कैसा, ट्यूब की तरह होता है, और इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं कि यह एक ट्यूबुलर नेटवर्क बनाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, हम अपने शरीर को देखते हैं। हमारे शरीर में कंकाल तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम है, हाँ बिल्कुल है, कंकाल तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम है। उसका क्या काम है, तो आंसर करना है कि हमारे शरीर में ये ढांचा बनाने का काम करता है, एक फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होंगी तो क्या होगा कि हमारा जो शरीर है वो एक मांस के टुकड़े जैसा ही रह जाएगा, है ना। हम क्या गति कर पाएंगे, क्या हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, क्या हमारा शरीर इतना बढ़िया दिख पाएगा, बिल्कुल नहीं, मांस का एक टुकड़ा सा दिखेगा। तो अगर आप कंकाल तंत्र के बारे में बात कर रहे हो, हमारी हड्डियों के बारे में बात कर रहे हो, तो जो भी हमारी हड्डी होती है वो क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी का एक ढांचा बनाती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है ना बच्चों। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम किसी भी कोशिका को देखते हैं तो कोशिका का फ्रेमवर्क बनाने का काम कौन करेगा, उसका ढांचा बनाने का काम कौन करेगा, ताकि कोशिका बिल्कुल अच्छे से रहे। तो आंसर करना है अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये आ जाता है, क्या है इंपॉर्टेंट, कि जब कभी भी हम कोशिका के बारे में बात करते हैं, कोशिका के अंदर अंतःप्रदव्य जालिका है, तो इसे कहा जाता है कोशिका का अंतः कंकाल। इसे क्या कहा जाता है, सेल का एंडोस्केलेटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोस्केलेटन, कि सेल के अंदर है, एंडो अंदर है, और उसका एक कंकाल बना रही है, मतलब किसी भी कोशिका को ये क्या कर रही है, यहाँ पर अंदर से ढांचा दे रही है, ढांचा बना रही है, उसका फ्रेमवर्क यहाँ पे बना रही है। तो यही क्या हो गया आपका यहाँ पर, कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए किसी भी सेल का अंतः कंकाल किसे कहते हैं, किसी भी कोशिका का एंडो स्केलेटन किसे कहते हैं, तो आंसर आपको क्या करना है यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, डन बच्चों। अब यहां पर बात आती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। 3 साइंटिस्ट यहां पर थे, कौन कौन, पोर्टर, क्लाउड और फुलम। कौन, पोर्टर, क्लाउड और फुलम। इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। तो क्या क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूबुलर नेटवर्क बनाता है, इसको हम सभी सेल का एंडोस्केलेटन यानी कोशिका का अंतः कंकाल कहते हैं। 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर के इसकी खोज की थी, कौन कौन, पोर्टर, क्लाउड और फुलम। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बढ़ते हैं। जब कभी भी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होंगे बच्चों, 2 तरह के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, चलो उसको भी हम सभी समझते हैं। पहला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम सभी कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी में इसे कहा जाता है चिकनी अंतः प्रदव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, ओके। दूसरी तरफ जब हम आते हैं तो दूसरी तरफ आता है हमारा
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हिंदी में इसे हम कहेंगे खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, चलो। तो हमने यहां पर क्या देखा कि जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो यह दो तरह की दिखाई देती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका और स्मूथ अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, अंतर सिंपल सा है। आप इसे देखो कितनी चिकनी लग रही है, एकदम एकदम चिकनी सी, इसकी सरफेस पे कुछ भी नहीं है, एकदम मस्त, एकदम स्मूथ है। ठीक है, तो क्या हो गई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो आप देख रहे हो कुछ कण से चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ कण चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कण चिपके हुए हैं तो कैसे दिखाई देगी, खुरदुरी दिखाई देगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर हम देखेंगे क्या, कि ये जो कण यहां पर चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली में है क्या, तो आंसर करना, ये राइबोसोम है। क्या है यहां पर, राइबोसोम है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका है, मैम क्या डायग्राम बना ले, बेटा आपका मन है, अगर आप जल्दी जल्दी बना सकते हो तो बना सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप सभी क्या देख रहे हो कि अगर आप खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका को देखते हो तो इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल, कुछ कण चिपके हुए दिखाई देते हैं। ये कण एक्चुअली में क्या है, राइबोसोम्स। तो कैसा दिख रहा है, खुरदुरा सा दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका। अब हमें यह भी पता है कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाता है, पता है ना, ये बात सभी को पता है कि भाई जो राइबोसोम है वो तो भयंकर तरीके से प्रोटीन बनाता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि यह बताओ कि जो खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका है वो किसका निर्माण करेगा, वो क्या यहां पर बनाएगा, तो आंसर करना है कि जो खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका है वो बनाता है यहां पर प्रोटीन। क्या बताएगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे कि यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करेगा, प्रोटीन का यह संश्लेषण करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरी तरफ हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका के बारे में। अब जो चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका होगी यह क्या काम करेगी, क्या काम करेगी भाई ये, तो आंसर करना, ये काम करती है लिपिड सिंथेसिस। और हिंदी में कहेंगे लिपिड का निर्माण करती है, लिपिड का निर्माण करती है। ठीक है, तो लिपिड क्या है, जैसे कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ये लिपिड क्या होता है, इसको भी बता दो। तो अभी समझो सिंपल सा, वसा जानते हैं, वसा फैट है ना, तो वसा की अगर आप यहां पर बात करते हो, फैट की अगर आप बात करते हो, तो उसकी सबसे सिंपलेस्ट इकाई, सबसे सिंपल इकाई है ना, तो वो क्या होता है, लिपिड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने यह देखा कि जो चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका होती है उसके ऊपर कोई भी कण यहाँ पर नहीं चिपका हुआ होता है और वह लिपिड बनाता है। ठीक है, दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि जो हमारा खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका होती है ये क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या चिपका हुआ है, राइबोसोम यहाँ पर चिपका हुआ होता है और ये क्या बना रहा है, प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर यह कर रहा है। ठीक है, डन, क्लियर है, ओके। तो ये जो लिपिड है, ये जो प्रोटीन है, इसको हम सभी किस नाम से यहां पर जानते हैं, इसे हम सभी कह सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स। हिंदी में हम इसे क्या कह सकते हैं, जैव अणु, है ना। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि कोशिका के अंदर जैव अणु बनाने का काम कौन कर रहा है, तो आंसर आपको क्या करना है यहाँ पर कि भाई अंतःप्रदव्य जालिका लिपिड बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, तो ये क्या है, जैव अणु ही तो है, बायोमोलिक्यूल ही तो है। ठीक है, तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पर समझाती हूँ, नोट, नोट। ठीक है, अभी तक तो एग्जाम्स में बहुत कम ही पूछा गया है, पर भाई पूछा है तो सिंपल सी बात है कि आज यूट्यूब वाली क्लास की थी आप सभी बच्चों ने मेरी,
जो रेलवे केजीएस में होती है क्लास, की थी किसी बच्चे ने? नहीं की थी, चलो कोई बात नहीं। वहां पे ना एक प्रश्न मैंने करवाया था, मैं आपको बताती हूं, एक प्रश्न मैंने वहां पर करवाया था। देखो साथ के साथ ही बता देती हूँ तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, वहां पे एक प्रश्न मैंने करवाया था कि, रुक जाओ एक बार मैं बताती हूँ। लाइसोसोम पाचक एंजाइम से भरी थैली, कोशिका की थैली होती है, और इन पाचक एंजाइमों का संश्लेषण कहां से होता है? ठीक है, चैनल नेम क्या है मैम? बेटा केजीएस रेलवे है ना। तो रेलवे एग्जाम्स में जो बच्चे एएलपी की तैयारी करते हैं और जो आरपीएफ की तैयारी करते हैं, तो उनके अभी यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ा रही हूँ। तो आज इसमें मैंने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताया था कि अब जैसे लाइसोसोम भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, पर आप सभी को यह भी पता होगा कि लाइसोसोम आत्मघाती थैलियों के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है ना। और उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? उसके अंदर भरा हुआ होता है बहुत सारे एंजाइम्स, ठीक है। और वो जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे पाचन का काम करते हैं, और कई बार वो अपने आप को ही खा करके खत्म कर देते हैं, तो वो होते हैं लाइसोसोम, ठीक है। और जो लाइसोसोम होता है उनका निर्माण होता है गोल्गी बॉडी से। अभी सब कुछ मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में, पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही संबंधित मैं आपको कुछ और भी जानकारी यहां पे दे देती हूं कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये बताओ कि लाइसोजाइम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम कौन बनाता है? एंजाइम कौन बनाता है? आंसर, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम का निर्माण यही करता है, ठीक है। और बच्चों किसी ने भी आज तक थ्योरी में ये नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है, पर मैं आपको यहां पे पढ़ा रही हूं, ठीक। और इसको यहां पर इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर कि द एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम are synthesized by rough endoplasmic reticulum, ठीक है। ओके बच्चों, चलो। मैम आप कल क्यों नहीं आए थे एनिवर्सरी में? बेटा मैं अभी इस टाइम पे ना दिल्ली नोएडा वाले सेंटर में हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, इसलिए मैं अभी पटना बिहार नहीं आई, ठीक है। चलो, समझ आया बच्चों? इंटरेस्टिंग था ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कई बार लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम का भी निर्माण करती है, ठीक है। डन बच्चों। अब इसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो यह कैसे दिखता होगा, ठीक है। ये भी तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, है ना। तो जो स्मूथ दिख रहा है, जो चिकना चिकना सा दिख रहा है, ये देखो कितना स्मूथ है, ये क्या हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे देखो छोटे छोटे बहुत सारे राइबोसोम चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। डन बच्चों, क्लियर है यहां तक? डन, समझ आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए बहुत अच्छे। अब आगे, अच्छा टाइम भी होने ही वाला है अब, चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा और पढ़ लो, ठीक है। यहां तक डन ना? चलिए बहुत अच्छे। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बढ़ते हैं, आगे यहां पर चलते हैं। अब यहां पर हम सभी बात करेंगे किसके बारे में? गोल्गी बॉडीज के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? गोल्गी बॉडीज के बारे में, ठीक है। 1 बजे क्लास है, हाँ मैं भी 1 बजे तक ही पढ़ाऊंगी बच्चों, क्योंकि 1 बजे तक का ही टाइम दिया गया है मेरे को भी, बट कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं किसके बारे में? गोल्गी बॉडीज के बारे में। गोल्गी बॉडीज, गोल्गी काय, गोल्गी एपरेटस, अलग अलग नामों से ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। गोल्गी बॉडीज, ये रहा गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर,
किसी भी कोशिका के अंदर गोल्गी बॉडीज कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी दुपट्टे को या नैपकिन को फोल्ड करके रख दिया गया हो। जैसे मान लो ये मेरा दुपट्टा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ऐसे करके तह बना करके रख दूं, ठीक है, इस तरह से, ऐसे ही लग रहा है ये, ठीक है। ऊपर वाला थोड़ा सा अच्छे से पैक है और नीचे वाला थोड़ा सा ढीला होता चला गया है, ठीक है। तो बिल्कुल देखो वैसे ही यह आपको दिखाई देता है, ठीक है, गोल्गी बॉडीज। अब इसके बारे में हम सभी यहां पर पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जब गोल्गी बॉडीज के बारे में बात करेंगे तो यह एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है, एक ऐसा कोशिकांग होता है जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में यह पाया जाएगा। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। तो उनका जो सरनेम है वो है, देखो क्या है, गोल्गी, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गोल्गी काय या गोल्गी निकाय, गोल्गी एपरेटस, जो भी आप इसको बोलना चाहे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि गोल्गी उपकरण, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, ऐसे इसके अपने अलग अलग नाम है, ठीक है। और जो गोल्गी बॉडी होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। इसकी जो खोज है वह किसने की है? कैमिलो गोल्गी ने यहाँ पर की है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जब गोल्गी बॉडीज को देखते हैं तो कोशिका के अंदर यह कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। गोल्गी बॉडीज को हम देखेंगे कि यह दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। एक होता है ऊपर वाला भाग और एक होता है नीचे वाला भाग। ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम सभी कहते हैं सिस। कौन सा भाग? सिस वाला भाग कहते हैं। और नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम सभी कहते हैं ट्रांस। क्या कहते हैं इसको? हम सभी ट्रांस के नाम से यहां पर जानते हैं, सिस, ट्रांस, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सिस। तो कैसे याद कर सकते हो? सिर, शीश, शीश, सीस, ठीक है। और नीचे वाला ट्रांस यानी टेल, ट्रांस, नीचे वाला हिस्सा। तो सिस और ट्रांस दो भागों में यह बटा हुआ होता है। ये मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि प्रीवियस ईयर उठा के आप देखोगे तो पूछा गया है कि गोल्गी बॉडी का जो ट्रांस वाला भाग है वो किस तरफ पाया जाता है? हमेशा न्यूक्लियस की तरफ पाया जाता है। ये क्या है बेटा? यहाँ पे न्यूक्लियस। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर क्या दिख रहा है? गोल्गी बॉडीज, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि न्यूक्लियस की तरफ गोल्गी बॉडी का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो आंसर करना है सिस वाला भाग दिखाई देता है। और इधर ही आप सभी को क्या दिखाई देगा? इस तरीके से, इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ कौन सा भाग दिखाई देगा, तो आंसर करना ट्रांस वाला भाग। कहां पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, प्लाज्मा झिल्ली की तरफ। समझ आया? यहां से भी प्रश्न पूछता है। तो क्या कह रहा है? जब हम किसी भी गोल्गी बॉडी को देखते हैं तो ये दो भागों में बटा है। ऊपर वाला भाग क्या है? सिस। नीचे वाला भाग क्या है? ट्रांस। सिस वाला भाग केंद्रक की ओर रहता है, ठीक है, जबकि ट्रांस वाला जो भाग रहता है वह नीचे की तरफ रहता है, नीचे की तरफ, ठीक है। डन बच्चों, समझ आ गया? बहुत अच्छे। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब कभी भी हम लोग यहाँ पर किसी भी गोल्गी बॉडीज को देखते हैं तो यहाँ पर क्या भरा हुआ होता है? आंसर करना है डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पर भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है यहाँ पर? पाचक रस इसमें भरा हुआ होता है। पाचक रस इसमें भरा हुआ होता है। अब एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ, देखो बड़े ध्यान से देखो। ऊपर बड़े अच्छे से आपको गोल गोल सी आकृति अच्छे से तह बनी हुई दिखाई दे रही है, एकदम बढ़िया फोल्ड बना हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे आते आते आप सभी देख रहे हो ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग टूट करके देखो, टूट करके अलग निकल गया है ना, टूट के अलग निकल गया। अब इंटरेस्टिंग बात बताओ, ये जो टूट के बाहर निकला ये एक्चुअली में क्या है? लाइसोसोम। यही क्या है बच्चों? लाइसोसोम। तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि लाइसोसोम किससे बना? लाइसोसोम का निर्माण किससे हुआ है? तो सीधे सीधे आंसर करना है कि गोल्गी बॉडी से ही यहां पर लाइसोसोम यहां पर बना है, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि जब कभी भी हम लोग यहां पर किसी भी गोल्गी बॉडीज को देखते हैं, जब ये टूट जाता है तो टूट करके ये क्या यहां पर बनता है? तो आंसर करना लाइसोसोम यहां पर बन जाता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि लाइसोसोम के मम्मी पापा कौन है,
किससे टूट करके ये बना है? तो आंसर करना गोल्गी बॉडी से टूट करके ये यहाँ पर बनता है। आगे हम लाइसोसोम भी पढ़ेंगे, पर अभी हम गोल्गी बॉडीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, गोल्गी बॉडीज जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ऊपर वाला हिस्सा सिस कहलाता है जो न्यूक्लियस की तरफ होगा, नीचे वाला हिस्सा कहलाता है ट्रांस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। जब यह टूटता है तो इसी से ही लाइसोसोम भी बनता है। इसके अंदर पाचक रस पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम्स इसके अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये करता क्या है, लाइसोसोम का एक्चुअली में काम क्या होता है। तो देखो बहुत सिंपल है, हमने इससे पहले पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बना रहा था और प्रोटीन बना रहा था, बायोमोलिक्यूल बना रहा था। तो अब हम यह देखेंगे कि जो भी बायोमोलिक्यूल बना उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना पड़ेगा, है ना बच्चों। एक जगह से दूसरी जगह लेकर के हमें यहां पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह लेकर के कौन जाता है? कुरियर बॉय। कुरियर बॉय लेके जाता है, कुरियर बॉय। तो जैसे मान लो कुछ गिफ्ट है, कोई बुक है, मुझे वो कहीं दूसरी जगह पहुंचाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कुरियर करवा दूंगी, है ना। अब जो कुरियर बॉय होगा वो क्या करेगा कि जो भी मैंने उसको गिफ्ट दिया उसके अच्छे से पैकेजिंग करेगा और फिर उसको प्रॉपर जहां पर पहुंचाना है वहां पर पहुंचाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम गोल्गी बॉडीज को देखते हैं तो गोल्गी बॉडीज क्या करता है कि जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल हैं, जैसे कि हमारा प्रोटीन, हमारा लिपिड, उसकी क्या करता है, यहाँ पर पैकेजिंग करता है, उसको यहाँ पर बढ़िया से एकदम पैक करता है और उसको कहाँ पे ले जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है, प्रोटीन और लिपिड को, बायोमोलिक्यूल्स को, ठीक है। और इसी को हम सभी क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि यह बताओ कि कोशिका के अंदर ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाएगा, कुरियर बॉय किसे कहा जाएगा, तो आंसर क्या करना है, गोल्गी बॉडीज, ठीक है। डन बच्चों, क्लियर है। चलो, तो ये जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया है। कल इसके आगे का पढ़ाऊंगी और कोशिश करेंगे कि कल ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। एक बच्चा बार बार यहाँ पर पूछ रहा था कि मैम सेल बायोलॉजी खत्म हो गई है क्या। बेटा सेल बायोलॉजी नहीं खत्म हुई है, सेल के अंदर जो कोशिकांग है वो भी तो हमें यहाँ पे पढ़ना होगा ना। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन को हम सभी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपको बहुत आराम से प्यार से समझा रही हूँ बेटा, ठीक है। तो उस और आज इसकी A4 साइज की PDF भी मैं अपलोड करवाऊंगी जो चूंकि थ्योरेटिकल होगी, है ना। तो उसको भी एक बार पढ़ लेना, पर कल आकर के हल्ला नहीं मचाना है कि पढ़ के आ गए तो हल्ला मचाने लगे। पहले ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आपकी यूट्यूब वाली क्लास, बेटा KGS रेलवे पे अभी मेरी क्लास चल रही है, सुबह 10 बजे चलती है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, ठीक है। अगर आपका मन हो तो आप आ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे तो आओ डेली, ठीक है। चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम GS का एक फुल नोट्स ऐप पे अपलोड है, केवल हिंदी में है। अच्छा ठीक है अविनाश, इस बारे में मैं टीम को बता दूंगी कि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। बाकी मेरा तो देखो बेटा बाईलैंग्वेज है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।